प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कविवर बिहारी के बारे में जानेंगे और जानेंगे उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में। कविवर बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी और मृत्यु 1693 ईस्वी में हुआ। कवि बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म ग्वालियर में केशवराय चौबे के यहाँ पर हुआ था। बिहारी इधर उधर राजाओं के दरबार में घूमते घूमते राजा जयसिंह के दरबार में पहुंचे। वहां पर जब उन्होंने यह सुना कि राजा जयसिंह अपनी नवोड़ा रानी के प्रेम में इतने आसक्त हो गए हैं कि वे राजकाज की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने अन्योक्ति में जयसिंह को लिख भेजा। 2 पंक्तियां लिख भेजी। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों ने राजा जयसिंह के हृदय को इतना छुआ कि वे राजकाज की ओर पुनः ध्यान देने लगे और बिहारी को उन्होंने अपने ही दरबार में राजकवि के रूप में रखकर सम्मानित किया। उन्हीं के दरबार में रहकर बिहारी ने अपनी रचना बिहारी सतसई लिखी, जिसमें 713 दोहे हैं। बिहारी की यह रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। यह रीतिकाल की अत्यधिक लोकप्रिय रचनाओं में से है। इस रचना के कई आधार ग्रंथ भी हैं, गाथा सप्तशती, अमरूक शतक इत्यादि। लेकिन इस रचना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस पर 50 टीकाएं लिखी गई हैं। तो कुल मिलाकर हम इस रचना के बारे में यह कह सकते हैं कि यह रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों से युक्त मनोमुग्धकारी रचना है और बिहारी का स्थान रीतिकाल के अंतर्गत इस बिहारी सतसई के भाव और कलागत वैशिष्ट्य के आधार पर किया जाना चाहिए। अब हम बिहारी की काव्यगत विशेषताएं पढ़ेंगे। आपके अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि बिहारी का काव्यगत वैशिष्ट्य लिखिए, तो भी आपको यही आंसर लिखना है जो अभी हम बात कर रहे हैं। और अगर प्रश्न आता है कि बिहारी के भाव पक्ष एवं कला पक्ष पर टिप्पणी कीजिए, तो भी आपको यही आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाव पक्ष संबंधित वैशिष्ट्य। अब जैसे कि अभी अभी हमने सुना कि बिहारी राजा के दरबार में कवि रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि उस काल की जो प्रवृत्ति थी या राज्याश्रय के अंतर्गत रहते हुए कवि को जिस तरह से लिखना पड़ता है, वैसी ही रचनाएं बिहारी के काव्य में भी नजर आती है, वैसी ही विशेषताएं नजर आती है। जैसे कि नायिका का नक्शिक सौंदर्य चित्रण, सांसारिक विलास, नायक नायिका का संयोग वियोग जन्य चित्रण, प्रकृति चित्रण। इसके साथ साथ कवि ने भक्ति और नीति से संबंधित दोहे भी लिखे हैं। तो इनकी रचनाओं की जो प्रमुख विशेषता है, सबसे पहली है नेक्स्ट राज्याश्रय की प्रधानता। रीतिकाल का कुछ युग ही कुछ ऐसा था कि जितने भी कवि थे लगभग सारे के सारे राजाओं के आश्रय में रहते थे और राजाओं के यहाँ पर सुरा सुंदरी, संयोग वियोग, युद्ध, यही सब चलता रहता था। तो उनकी वीरता, उनकी श्रृंगारिक चेष्टाएं, इन सबको परिपुष्ट करना एक कवि का कार्य भी होता था, क्योंकि उसकी आजीविका, उसकी यश और कीर्ति इन्हीं सब बातों पर निर्भर करती थी कि राजा उसे कितना सम्मान देते हैं, राजाओं के यहाँ उन्हें कितना पुरस्कार मिलता है। तो जैसे केशव दास है, वो भी हमने पिछले व्याख्यान में बात की थी कि वो भी राजा के दरबार में ही रहे थे। राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी रहे हैं, जहां उन्हें प्रत्येक दोहे की रचना पर एक अशर्फी दी जाती थी। और जो पंक्तियां हमने अभी अभी देखी है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल, ये इन्होंने वही लिखी है। यह आनंदित कर डुबोने वाला दोहा भी है और चेतावनी देकर जगाने वाला दोहा भी है। अन्योक्ति में इसमें कवि ने अपनी बात कही, जिससे जयसिंह अपने कर्तव्य पथ पर आ गए। बिहारी के भावगत वैशिष्ट्य में दूसरा बिंदु आता है सांसारिक विलासिता एवं कामुकता का चित्रण। रीतिकाल घोर विलासिता और कामुकता का युग था। इसमें लौकिक भावना से युक्त सुरा सुंदरी की श्रृंगारिक चेष्टाओं का चित्रण हुआ था। बिहारी ने भी वह चित्रण अपने साहित्य में किया है। काव्य रचना में वह चीजें नजर आती हैं। नायक की सामंती विलासपूर्ण चेष्टाएं, सघन कुंज, दिन दहाड़े रति क्रीड़ा इत्यादि चित्र बिहारी के दोहों में हमें दिखाई देते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि राजसभा है या भरा हुआ भवन है, वहां भी नायक नायिका अपने प्रेम चेष्टाओं से बाज नहीं आ रहे हैं,
जहाँ जैसा अवसर मिलता है वे क्रीड़ाओं का लाभ उठाते हैं। आपने पंक्तियां सुनी ही होगी, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। मैंने भरे हुए भवन भी नायक नायिका को वंचित नहीं कर पा रहे हैं कि वह नेत्रों के माध्यम से श्रृंगारिक आदान प्रदान न करे। इसी तरह से राजा जयसिंह की कामुक वृत्ति का चित्रण कवि इन पंक्तियों में कर रहे हैं। प्रतिबिंबित जय साहि दुति दीपनी दर्पण धाम सब जग जीतन को करियो काय व्यूह मन काम। अगली विशेषता हम देखेंगे नक्षिक वर्णन। ये परंपरा से चली आ रही थी उस समय के काव्य में, प्राचीन काल में भी थी यह, कि नायिकाओं का नक्षिक सौंदर्य चित्रण माने संपूर्ण शारीरिक अंगों का सौंदर्य चित्रण कविगण किया करते थे। नायिका की कमर, नाभि, बाहें, ग्रीवा, होठ, नासिका इत्यादि समस्त का चित्रण कविगण अपने साहित्य में करते थे। बिहारी ने भी अपने दोहों में नायिका का चित्रण किया है, नायिका की सुंदरता का चित्रण किया है। उनकी नायिका कहती है, रस सिंगार मंजनु किए कंजनु भंजनु देन अंजनु रंजनु हूँ बिना खंजनु गंजनु नैन। नायिका के नेत्रों का चित्रण इन पंक्तियों में है। इस प्रकार से कुछ करना। नायिका भेद वर्णन। ये नायिका भेद वर्णन रीतिकाल की एक प्रिय विषय वस्तु रहा है। उम्र के अनुसार नायिका भेद, जैसे मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा, माने जिसकी उम्र 14-15 साल तक की है वह मुग्धा नायिका हुई, 15 से 35 साल तक जिसकी उम्र है वह मध्या हुई, और उसके बाद की उम्र की नायिका प्रौढ़ा हुई। इसी तरह से नायिका प्रिय के साथ है या विरह से व्याकुल है, उस आधार पर भी नायिका के भेद किए जाते हैं। कहीं किसी नायिका को रूप गर्विता, कहीं जिसका प्रेम खंडित हो गया हो तो उसे खंडिता नायिका, और इस प्रकार से अलग अलग भेद किए गए हैं। बिहारी ने भी नायिका के इन भेदों पर अपनी कलम चलाई है। उनकी नवयौवना नायिका का जहां उन्होंने चित्रण एक और किया है, दूसरी ओर उनकी नायिका विरहोत्कंठिता नायिका भी हमें दिखाई देती है, जो कि इन पंक्तियों में स्पष्ट दृष्टव्य है। विरहोत्कंठिता माने जो अपने प्रिय के विरह में उत्कंठित हो, अत्यधिक व्याकुल हो, अत्यधिक बेचैन हो। इत आवती चली जात उत चली छसातक हाथ चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। विरह में नायिका इतनी व्याकुल है कि वो श्वास लेने के साथ साथ आगे और पीछे 6-7 कदमों तक डोलती रहती है। हालांकि यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ हमारा ध्यान इस पर केंद्रित है कि इसमें नायिका की विरह व्यथा का चित्रण कवि कर रहा है। अगला बिंदु जो हम देखेंगे वो है संयोग श्रृंगार वर्णन। रीतिकालीन कवियों की भांति बिहारी ने अपने साहित्य में संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। श्रृंगार की प्रधानता के कारण ही रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ जी श्रृंगार काल भी कहते हैं। तो नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण, नायक नायिकाओं की क्रीड़ाओं का चित्रण, उनकी आंखों की गुफ्तगू, उनका वन विहार, जल विहार इत्यादि का वर्णन कवि ने संयोग श्रृंगार में डूब कर किया है। गुरुजनों के बीच में बैठकर भी नायक नायिका आंखों ही आंखों से इशारे करके बात करने में बाज नहीं आते हैं। उसी प्रकार से उनके प्रेम भाव, उनके हाव भावों का भी चित्रण कवि करता है। कवि कहता है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करे भोहन हसे देन कहे नटी जाए। संयोग श्रृंगार का जहां एक और कवि ने चित्रण किया है, वहीं उसके काव्य में वियोग श्रृंगार का चित्रण भी बड़ी आसानी से दिखता है, सहज सुलभ है, बड़ा सुंदर चित्रण कवि ने किया है। नायक नायिका के बीच में प्रेम होता है, लेकिन फिर भी किसी कारण से उनका मिलन नहीं हो पाता है, वहां वियोग श्रृंगार की स्थितियां पैदा हो जाती है। यह वियोग श्रृंगार में अनेक स्थितियां होती है, जैसे विरह, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता इत्यादि। तो इन सभी दशाओं का बिहारी के काव्य में प्रभावी चित्रण दिखाई देता है।
और इसके साथ साथ एक बात और भी है कि विरहातिरेक और कल्पना की ऊंची उड़ान, उस विरहातिरेक में कल्पना की ऊंची उड़ान बिहारी के काव्य की और अन्यतम विशेषता है। कहीं कहीं उसके कारण यह हास्यास्पद भी बन पड़ता है, लेकिन बिहारी ने चित्रण अच्छे से किया है। विरह का चित्रण उनके काव्य में हमें मिलता है। जैसे उनकी नायिका विरह की व्यथा में इतनी अधिक व्याकुल है कि सखियां अगर गुलाब जल की शीशी लाती है और वह उस सखी का विरह का जो उन्माद है उसको दूर करना चाहती है, विरह की व्यथा, विरह की ज्वाला को कम करना चाहती है, तो वह भी नायिका की देह को स्पर्श करने से पहले गुलाब जल रास्ते में ही सूख जाता है, बीच में ही सूख जाता है। यह बताते हुए कवि कह रहे हैं कि औंधाई सीसी सुलखी बिरह बरती बिललात, बीच ही सुख गुलाब गो छीटो छुई नगात। संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार का बिहारी ने जहाँ चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर उनके साहित्य में हमें भक्ति और नीति के पद भी दिखाई देते हैं। कवि के जो नायक और नायिका हैं वो राधा और कृष्ण का प्रतीक है, और उनकी जो क्रीड़ाएं हैं उसमें कवि जिस प्रकार से मुग्ध भाव से उनका चित्रण करता है, तो वहां ऐसा लगता है कि यह कृष्ण के प्रति बिहारी की भक्ति भी है। हालांकि अनेक विद्वान इसे उनकी घोर श्रृंगारिकता ही मानते हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि बिहारी ने अनेक ऐसे पद लिखे हैं जो उनकी भक्ति भावना का परिचय भी देते हैं। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुधि होए। इसमें बिहारी की चतुराई भी नजर आ रही है कि कृष्ण के प्रति भक्ति भावना है, लेकिन वो राधा की उपासना करते हुए कह रहे हैं कि राधा, तुम श्याम से मेरी संसार की भव बाधाओं को दूर करवा दो। और कौन सी राधा? गौरवर्णी राधा। और कृष्ण का श्याम वर्ण है, साहित्य में श्याम वर्ण और नील वर्ण एक समान माना गया है। तो पीला और नीला रंग जब मिलता है तो हरा रंग उत्पन्न हो जाता है। तो गौरवर्णी राधा, पीतवर्णी राधा जब श्याम वर्णी कृष्ण के पास जाएगी तो वहां प्रसन्नता का उदय होगा। यह भी यहाँ भावार्थ निकल रहा है, और यह उनका भक्ति संबंधी पद कहा जा सकता है। इसी प्रकार से कवि ने नीति संबंधी पंक्तियां भी कही हैं, नीति की शिक्षाएं भी अपने साहित्य में कहीं कहीं दी है। हालांकि ऐसे पद बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी कवि कह रहा है, नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। प्रकृति चित्रण की अगर हम बात करें तो यह बिहारी के काव्य में कम है, लेकिन कहीं कहीं है अवश्य। जबकि रीतिकाल में आमतौर पर प्रकृति चित्रण स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, अधिक रूप में पाया जाता है, लेकिन बिहारी के काव्य में ज्यादातर यह संयोग और वियोग की स्थितियों को चित्रित करने के रूप में ही नजर आता है। फिर भी कहीं कहीं बिहारी ने बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुओं के प्रभावशाली चित्र खींचे हैं। आपने ये पंक्तियां अवश्य पढ़ी होगी। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निधाग। ग्रीष्म की प्रचंडता से यह संसार तपोवन जैसा हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि सब छाया ढूंढ रहे हैं, मयूर मृग भाग सब पास पास बैठे हैं छाया के लिए। तो ग्रीष्म की प्रचंडता ने विरोधी दुश्मनों को भी एक स्थान पर एकत्रित कर दिया है। ये तो थी बिहारी की भावगत विशेषताएं। अब है उनकी कलागत विशेषताएं, कलागत वैशिष्ट्य। बिहारी का सौंदर्य इस दृष्टि से कैसा था? तो कलागत वैशिष्ट्य देखने के क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे उनकी काव्य भाषा। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, रीतिकाल में अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। बिहारी की काव्य भाषा भी ब्रज ही रही है। तो जब ब्रज काव्य भाषा है तो ब्रज भाषा के शब्द तो उनके साहित्य में सर्वत्र विद्यमान है ही, काव्य में सर्वत्र विद्यमान है ही। फिर भी हम देखते हैं कुछ शब्दों को, जैसे जौवन, चुनरी, परियो, चितवती इत्यादि। इनके साथ साथ उनके काव्य में संस्कृत के भी शब्द कहीं कहीं हमें नजर आ जाते हैं, तत्सम शब्द, जिसे चित्त, अनुरागी, जलजात। साथ में अरबी फारसी के शब्द भी कहीं कहीं नजर आते हैं। ये कम है लेकिन हैं, कबुल, चौगान, बाज इत्यादि।
भाषा की विशेषता के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी भाषा में हमें जगह-जगह, स्थान-स्थान पर ध्वन्यात्मकता एवं माधुर्य के दर्शन होते हैं। और ध्वन्यात्मकता एवं माधुर्य कैसे? आप ये पंक्तियाँ सुनेंगे, भले अर्थ आपके समझ में नहीं आए, लेकिन एक ध्वन्यात्मकता का संस्पर्श आपके कर्ण करेंगे, आपके मन को एक माधुर्य की अनुभूति होगी। सुनिए, रुनित भंग घंटावली, झरती दान मधु नीरु, मंद मंद आवत चल्यो, कुंजर कुंज समीर। अब किसी भी कवि की जो महत्ता है या उसका महत्व है या उसका विषय प्रतिपादन है, वो उसकी कल्पना की समाहार शक्ति और सामासिकता पर भी निर्भर करता है। बिहारी के लिए यह कहा भी गया है, हालांकि बिहारी ने दोहे लिखे। दोहा सबसे छोटा छंद है साहित्य में, सबसे कम मात्राओं वाला, 24 मात्राओं वाला छंद है। लेकिन उनके दोहों के बारे में यह कहा गया है, एक तो गागर में सागर वे भरते हैं और दूसरे सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी सीधी ये बात कहते हैं, जैसे तीर कमान से निकलकर सीधा घाव कर देता है, वैसे बिहारी के दोहे भी सीधे सीधे लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और इसका एक उदाहरण हमने प्रारंभ में देख ही लिया कि राजा जयसिंह किस प्रकार अपने भोग विलास से बाहर निकल कर आ गए थे बिहारी के दोहे के कारण। तो और दूसरी बात ये भी है, वो इस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं या उनकी भाषा में इस तरह से सामासिकता दिखाई देती है कि उनका एक एक शब्द अपने आप में इतनी चीज लिए होता है, इतनी बात लिए होता है कि उसकी कई कई पृष्ठों में भी हम व्याख्या कर सकें। उनकी सामासिकता का एक सबसे सुंदर उदाहरण ये पंक्तियां हैं। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है, नैननी ही सो बात। यहाँ कहत शब्द का अलग अर्थ है, नटत का अलग है, रिझत का एक पूरा संदर्भ है, खींचने का पूरा संदर्भ है। इस प्रकार सामासिकता और सरलता ये दोनों एक साथ बिहारी के काव्य में ही देखने को मिलता है। काव्यगत विशेषताओं के क्रम में, शिल्प पक्ष के क्रम में हम अगला बिंदु जो लेते हैं वो है आलंकारिक विधान। रीतिकाल के समस्त कवि यह तो अलंकारों को अपने काव्य में बड़ी विशाल हृदयता के साथ स्थान देते हैं। अलंकार उनके काव्य का स्थायी अंग है, उसके बिना वे काव्य मानो रच ही नहीं सकते। कवि केशव दास ने तो अलंकारों की महत्ता बताते हुए कहा भी है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न बिराज ही, कविता वनिता मित। ने न तो सुंदर स्त्री आभूषण के बिना अत्यधिक शोभा देगी, न कविता। दोनों के लिए ही आभूषण या अलंकार अनिवार्य है। बिहारी ने भी अपने साहित्य में, हालांकि वो अलंकार कहीं ठूसे हुए, जबरदस्ती भरे हुए नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग बिहारी ने किया है। ये अलंकारिक वर्णन अनिवार्य भी है मानो उनके साहित्य में, क्योंकि ये कहने का एक खास ढंग है, कहने की एक प्रणाली है। और अतिशयोक्ति, चमत्कार पूर्ण अलंकार, सादृश्य मूलक, संभावना मूलक इत्यादि अलंकारों का विधान कवि बिहारी ने अपने दोहों में बड़ी सूक्ष्मता के साथ किया है। व्यतिरेक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, उदाहरण, अन्योक्ति इत्यादि अलंकार बिहारी के साहित्य में हमें नजर आते हैं। हम कुछ एक अलंकारों के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास का मतलब होता है जहां वास्तव में विरोध नहीं हो, केवल विरोध का आभास हो। विरोधाभास अलंकार का एक सुंदर उदाहरण है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। मन इस अनुरागी चित्त की गति कोई समझ नहीं पा रहा है। कैसे नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे यह श्याम रंग में डूबता है, वैसे वैसे ये और उज्जवल होता जाता है। अब भावना श्रृंगार की है। राधा कृष्ण के प्रेम में जैसे जैसे डूबती है, तो उसके मन में और भी निखार आता जाता है। वह हमें दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में विरोध नहीं है, लेकिन नजर आ रहा है कि श्याम रंग में डूबने से कोई उजला कैसे हो सकता है। इसी प्रकार से यमक अलंकार का एक सुंदर उदाहरण, ये पंक्तियां तो आप बचपन से सुनते आए होंगे, आप में से अधिकांश को याद भी होगी। कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जन, वा पाए बोराए। कनक के दो अर्थ, सोना और धतुरा। तो इस प्रकार से अलंकारों का सुंदर चित्रण बिहारी के काव्य में
हमें नजर आता है। इसके अलावा कल्पना की ऊंची उड़ान उनके दोहों में हमें नजर आती है। उनकी समासात्मक शैली अद्भुत है, अपूर्व है, अनुपम है। इन सब का चित्रण बिहारी ने अत्यंत कुशलता पूर्वक किया है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन विशेषताओं के आधार पर निसंदेह बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध होते हैं। बिहारी की व्याख्या के ऊपर भी मैंने आपको पीडीएफ के नोट्स नोट्स बनाकर भेजे हैं, लेकिन फिर भी व्याख्या एक ऐसी चीज है जो समझाने से या सुनने से ज्यादा समझ में आती है। तो मेरा अगला लेक्चर, अगला वीडियो लेक्चर उसी पर केंद्रित रहेगा। आप इस प्रश्न को याद कीजिए, इसके पॉइंट्स याद कीजिए और लिख कर देखने का प्रयास कीजिए। कुछ चीज समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।